मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देखे थे। उसके आगे अब देखेंगे, आगे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में एमपीओ का क्वेश्चन है। एमपीओ तो आ नहीं रहा है, सिलेबस में इस बार नहीं दिया है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है बी आर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन 31 दिसंबर 2022। देयर बैलेंस शीट इज अंडर, बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटीज और एसेट्स दिया हुआ है मेरे पास। ठीक, उसके बाद इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ऑन द एबव डेट they decided to admitted C as a partners on the following terms। ना पार्टनर्स को इसमें एडमिशन कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक, पहला है तो बोला है इंफॉर्मेशन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी। न्यू पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद सी आया है तो सी बिंग लाया है क्या 1 लाख कैपिटल और 48,000 गुडविल। ठीक, उसके बाद थर्ड में बोला है ए एंड बी विल विड्रॉल हाफ ऑफ गुडविल इन कैश। जो गुडविल है उसका आधा विड्रॉल कर ले रहा है ए एंड बी। उसके आगे बोला है कि मशीनरी इज टू बी वैल्यू 1,50,000 स्टॉक 1 लाख। उसके बाद बोला ये प्रोविजंस बैड डेट 10,000 विल बी क्रेडिटेड, प्रोविजन क्रिएटेड हो रहा है। हम लोग को बनाना है रिक्वायर्ड द प्रिपेयर रिवैल्यूएशंस एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशंस अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में बोला था कि रिवैल्यूएशंस अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम लोग रिवैल्यूएशंस अकाउंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग जानते हैं कि रिवैल्यूएशंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रोल होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और इसका रोल होता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड प्रॉफिट। तो जो भी मेरा इनकम होगा, जो भी मेरा रिवैल्यूएशन का मतलब एडमिशन होते टाइम न्यू पार्टनर आता है, एडमिशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म को रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। जो मेरे पास बैलेंस शीट है उसको रिवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कितना से इंक्रीज कर रहा है और कितना से डिक्रीज कर रहा है। जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है उसमें या तो कंपनी का लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि कितना से वैल्यू बढ़ा और कितना से डिक्रीज किया। ठीक, तो मेरा रिवैल्यूएशन के लिए 4 पॉइंट्स में दिया हुआ है कि मशीनरी का वैल्यू बता रहा है कितना, मार्केट में मेरा अगर बुक वैल्यू कितना, मेरा बैलेंस शीट में 1,20,000 बता रहा है। ठीक, लेकिन रियलाइजेशन करने से पॉइंट नंबर 4 में बता रहा है कि मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू 1,50,000 दिखा रहा है। मतलब कि मेरा इंक्रीज किया है, मशीनरी का वैल्यू 30,000 से इंक्रीज किया है। तो रिवैल्यूएशन में हम लोग वही दिखाते हैं जितना से इंक्रीज करता है और जितना से डिक्रीज करता है वैल्यू। ठीक, तो मेरा 1,20,000 का चीज 1,20,000 का कॉस्ट है मशीनरी का और मार्केट में उसका 1,50,000 दिखा रहा है, मतलब 20-30,000 से ज्यादा दिखा रहा है, मतलब 30,000 का हमारा क्या होगा, इनकम होगा। तो इसलिए रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इनकम होगा तो मशीनरी 30,000 से क्रेडिटेड होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में बोल रहा है कि बुक वैल्यू 80,000 दिया हुआ है और मार्केट में बता रहा है 1 लाख। ठीक, तो 1 लाख मतलब यहाँ पे भी इंक्रीज का कर रहा है, स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी मेरा 20,000 से प्रॉफिट हो रहा है, तो 20,000 प्रॉफिट हम दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद बोला है कि एक प्रोविजन से जो क्रिएटेड हो रहा है रिवैल्यूएशन करने से, एक प्रोविजन मालूम चला कि एक प्रोविजन भी है जो 10,000 से क्रिएटेड हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोविजन से मेरा क्या होता है, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा मतलब मेरा किस पे बेटर बता रहा है, तो हम लोग डेटर्स के वैल्यू से इसका क्रिएट किए होंगे, तो मेरा डेटर्स का वैल्यू क्या किया होगा, रिड्यूस किया होगा।
तो इसलिए प्रोविजंस मेरा लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो मेरे लिए क्या होता है, लॉसेस होता है। ठीक, तो जब लॉसेस होगा तो क्या करेंगे, तो लॉसेस को डेबिट करेंगे, तो इसलिए प्रोविजन को बैड डेट 10,000 से डेबिटेड किए। ठीक, उसके बाद दोनों में, उसके बाद और कुछ चीज तो दिया नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज कोई भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं बताया है। तो अब कंपेयर करके देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक, तो ये मेरा इनकम है प्रॉफिट साइड का, तो 50,000 है और ये 10,000 लॉसेस का है, खर्चा हुआ है, प्रोविजंस बनाया है। ठीक, तो 50,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो 40,000 का प्रॉफिट होगा। अगर वो 40,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, अगर उसमें प्रॉफिट लॉस होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, तो यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। तो 40,000 का 5/8 ये लेगा, ये बी लेगा 40,000 का 3/8, तो इसको मिलेगा 25,000 और इसको 15,000। ठीक, तो ये हम लोग रीवैल्यूएशन से अकाउंट बना लिए। अब आगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। ठीक, रीवैल्यूएशन से अकाउंट के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, एमसीक्यू में आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट होता है तो इसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो भी पार्टनर्स का बैलेंस दिया रहता है, बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो ए और बी का ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, इसका 1,20,000। ठीक, जो नया पार्टनर आया है वो भी कैपिटल लेके आया है, जो नया पार्टनर आया है लेके, तो कैपिटल लेके आया है। तो एंट्री का पास होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैंक यहाँ है, बैंक कितना लेके आया है, 1 लाख आएगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन हम लोग बनाए थे, तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था एक बी का 25,000 और 15,000। ठीक, उसके बाद क्या है कि हम लोग गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स है अपना शेयर्स को सैक्रिफाइस करता है, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेशंस किए हैं। कैलकुलेशंस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, तो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का है 5/8 और बी का है 3/8। न्यू रेशियो क्वेश्चन में बता ही दिया है कि 7/16 इसका है, 5/16 बी का है। तो दोनों माइनस करके निकालेंगे तो 3/16 और 1/16 सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया। जेड गुडविल लिखा है कितना, 48,000। इस गुडविल को क्या करते हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिए तो कितना आएगा, 3:1। ठीक, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को कितना मिलेगा, 36,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, और बी को 12,000। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, उस गुडविल को हाफ विड्रॉल कर रहा है, बाकी छोड़ दे रहा है। तो गुडविल जो मिला कितना कितना मिला, ए और बी को 36,000 और 12,000। इसमें से हाफ क्या कर रहा है, विड्रॉल करेगा। विड्रॉल करता है कुछ भी कैपिटल चाहे गुडविल, तो किधर निकलेगा, इधर देखेंगे। और इधर कितना, हाफ 36,000 का आधा कितना होगा, हाफ 18,000 और 12,000 का हाफ 6,000। विड्रॉल कर लिया। तो ये कंपेयर करने के बाद लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल मेरा निकल के आया बैलेंस शीट। ए का कितना आया, 1,43,000, 1,41,000 बी का, और सी का जो 1 लाख रुपया लेके आया था वो। और गुडविल जो लाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन में पूछा था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। ठीक, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाए और पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट भी बनाए। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि कंपनी है एक्स लिमिटेड जो 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 100 रुपए ईच। ठीक, उसके बाद बोला है कि
के 10% प्रीमियम पे। उसके बाद पेबल बोला है कि पेबल एप्लीकेशंस में 30 रुपया और अलॉटमेंट में 80 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम का पैसा कितना 10 रुपया होगा। 100 का 10% बोला है, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपया, तो 10 रुपया प्रीमियम का होगा। तो टोटल 110 रुपया हमको रिसीव करना है। तो पहला पैसा क्या होगा शेयर्स एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन हम जैसे भी अलाउड करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो 10,000 शेयर्स करके कितना रुपया यहाँ पे मांग रहे हैं 30 रुपया, तो 3 लाख रुपया मिलना चाहिए। 3 लाख रुपया मिला है। यहाँ पे ऑल सब्सक्राइब बोला है क्वेश्चन में बोला है कि सब जितना भी शेयर्स इशू किए थे सब सब्सक्राइब हो गया है। लेकिन अलॉटमेंट में एक शेयर होल्डर है जो 2000 शेयर सब्सक्राइब किया था, वो अलॉटमेंट में फेल कर जा रहा है। तो कंपनी का डायरेक्टर बोला है कि उस शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेना है। ठीक, तो उसके बाद बोला है कि 5 जनरल एंट्री पास करना है। तो पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन का 3 लाख। उस शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर्स कैपिटल में। तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा शेयर्स अलॉटमेंट का। शेयर्स अलॉटमेंट में एंट्री पास करेंगे ड्यू का, क्योंकि उसके बाद शेयर सब्सक्राइब जो होता है उसके बाद अलाउड करते हैं हम लोग। तो शेयर होल्डर लोग को कितना शेयर्स अलाउड किए, तो यहाँ पर पूरा का पूरा शेयर्स 10,000 का अलाउड किए हैं। तो एंट्री होगा शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू का एंट्री पास होता है पहले। उसके बाद शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, तो 8 लाख रुपया में 7 लाख रुपया शेयर्स कैपिटल का है और 1 लाख रुपया प्रीमियम का है। ठीक, तो जब बैंक में रिसीव करने गए तो 200 शेयर्स ऐसा था जो कॉल इन एरियर हो गया। ठीक, यहाँ पे कॉल इन एरियर भी दिखा सकते हैं हम लोग। कॉल इन एरियर अमाउंट कितना आएगा, 200 शेयर्स इंटू 8, 1600 रुपया कॉल इन एरियर हो गया। सॉरी, ये शेयर्स फॉरफिटेड नहीं, शेयर्स फॉरफिटेड होगा जो एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। एप्लीकेशन का पैसा कितना दिया, 30 रुपया, मतलब 6,000 रुपया फॉरफिटेड होगा। और 200 इंटू 8 करके 80 रुपया करके 16,000 रुपया कॉल इन एरियर हो गया, क्योंकि वो नहीं दे पाया, फेल कर गया। तो एरियर का अमाउंट कितना आया, 16,000 रुपया। तो यहाँ पर हम एंट्री डायरेक्ट दिखा सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 16,000 रुपया घटा के, या तो तुम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 16,000 और अलॉटमेंट का ये 8 लाख कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अगर तुमको ये दिखाना है कॉल इन एरियर एंट्री में तो यहाँ पे 8 लाख रुपया दिखा के करो, या तो तुम कॉल इन एरियर हटा दो और डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कॉल इन एरियर इसको हटा रहे हैं, डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके बैंक में कितना रिसीव हुआ वही दिखाएंगे, 7,84,000। ठीक, उसके बाद क्या है कि शेयर्स को फॉरफिटेड करना है। फॉरफिटेड का एंट्री होता है शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है तो वो भी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा 200 शेयर्स का नहीं मिला तो वो भी डेबिटेड होगा। उसके बाद टू शेयर फॉरफिटेड, कितना अमाउंट फॉरफिटेड किए और अलॉटमेंट में 16,000 रुपया नहीं मिला, कॉल इन एरियर होगा। ठीक, तो यहाँ पर शेयर्स कैपिटल 200 शेयर्स इंटू 100 मतलब 20,000 रुपया नहीं मिला शेयर्स कैपिटल में। उसके बाद 2 इंटू 10 2,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला। ठीक, तो शेयर्स अलॉटमेंट में कितना 16,000 कॉल इन एरियर हुआ था और 6,000 रुपया जो पैसा दे चुका है उसको हम लोग फॉरफिटेड कर लेते हैं। तो कितना शेयर्स में एप्लीकेशन का सिर्फ पैसा दिया था, तो एप्लीकेशन का पैसा 30 रुपया करके 6,000 रुपया जब्त कर लेंगे। तो शेयर्स फॉरफिटेड में 6,000 जब्त होगा। ठीक, तो मेरा एंट्री से पूछा था कि शेयर्स फॉरफिटेड तक एंट्री कितना क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस भी किया और एंट्री भी दिखाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को बनाना है कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन दिया है मेरे पास। पहला इंफॉर्मेशन दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड, उसके बाद पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम डिविडेंड, प्रॉफिट और लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट और डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, रेंट रिसीव्ड हमको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड। ठीक, अगर बिफोर दिया रहता तो टैक्स और डिविडेंड को माइनस करने के बाद निकालते, आफ्टर नेट प्रॉफिट लेते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, तो क्वेश्चन में मेरा ऑलरेडी निकाल के दिया है 1,20,000। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम। ठीक, जो नॉन कैश आइटम है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उसको इसमें से हम ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं। ठीक, माइनस करने के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, तो इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम को क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाने की वजह से मेरा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो में कमी दिखता है, इसलिए इसको जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसको ऐड करते हैं और इनकम को माइनस करते हैं। ठीक, सबसे पहले मेरा दिया हुआ है यहाँ पे कि एक पेमेंट किए हैं, जो ये प्रोविजन फॉर डेबिटेड है, जो लास्ट ईयर का पेमेंट इन साल किए हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ होगा कि मेरा इन साल के कैश फ्लो में कमी दिख रहा होगा, इसलिए इसको ऐड बैक करेंगे। ठीक, उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स। हम लोग नेट प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट पे ही हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। तो प्रॉफिट पे हम अगर प्रोविजंस क्रिएट कर रहे होंगे तो मेरा क्या हो रहा होगा कि कैश में आउटफ्लो दिख रहा होगा, क्योंकि प्रोविजन टैक्स, अगर प्रोविजन टैक्स नेट प्रॉफिट में क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें से हम क्रिएट कर रहे हैं प्रॉफिट में ही से, तो उससे मेरा क्या हुआ होगा, कमी दिख रहा होगा, इसलिए इसको फिर से ऐड बैक करेंगे। ठीक, फिर इंटरेस्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक, वो भी आउटसाइडर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको भी ऐड करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने से नेट प्रॉफिट हम लोग डिक्रीज होता है, इसके वजह से भी मेरा कैश का आउटफ्लो कम दिख रहा होगा, कैश का आउटफ्लो दिख रहा होगा, तो इसलिए फिर से इसको ऐड बैक करेंगे। ठीक, उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल को पहले से क्रिएट किए हैं उसको खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इससे भी कैश का इनफ्लो कम दिख रहा होगा, तो गुडविल रिटर्न ऑफ को फिर से ऐड बैक करेंगे। तो जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश आइटम होता है उसको ऐड करते हैं, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और आइटम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश आइटम होता है उसको ऐड करते हैं। ठीक, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें इनकम फ्रॉम डिविडेंड, अगर डिविडेंड हमको मिला है, इनकम हुआ है, तो उसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो भी माइनस होगा। उसके बाद ये जो चीज दिया हुआ है उसके बाद हम कंपेयर करके निकालेंगे, तो मेरा निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आएगा, 1,82,000। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे रिसीव्ड फ्रॉम रेंट। ठीक, रिसीव्ड फ्रॉम रेंट कितना मेरा मिला है, 5,000 रुपया दिया हुआ है, 5,000 ऐड करेंगे तो मेरा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर इनकम टैक्स 1,87,000। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स मेरा बताया है कि 20,000 इनकम टैक्स पेड है, तो इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा 1,67,000। तो ये निकल के आएगा हमारा कैश फ्लो ऑपरेटिंग इक्विटी। ठीक, तो आज मेरा जो भी 2023 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था, एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट किए थे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। ठीक, आगे हम लोग सेट पेपर का भी सॉल्व कराएंगे और जो भी आएगा उसका वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक।